नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज करते हैं बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां मैनपुरी उपचुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन। शाक्य समाज से प्रत्याशी उतार सकती है बीजेपी। प्रेम सिंह, रघुराज सिंह शाक्य के नाम पर मंथन। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। ममतेश शाक्य को लेकर भी मंथन जारी है, सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी। तो वहीं रघुराज सिंह शाक्य का नाम सबसे आगे चल रहा है। अपर्णा यादव सिर्फ बीजेपी नेताओं के साथ फोटो तक सिमटी हुई हैं। इसी के साथ मैनपुरी में यादव वोट बैंक के बाद शाक्य वोट बैंक सबसे ज्यादा। यादव लैंड में जब शाक्य सपा के साथ थे तभी सपा मजबूत थी, और जब शाक्य ब्राह्मणों ने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया तो समाजवादी पार्टी कमजोर पड़ गई। यादव वोट बैंक को छोड़कर दूसरी जाति के वोटों की गोलबंदी पर भाजपा लगी हुई है। और देखिए, इसी के लिए मंथन लगातार जारी है। अभी तक इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा गया, उसकी घोषणा नहीं की गई है। मैनपुरी में उपचुनाव होना है, जबकि समाजवादी पार्टी की तरफ से नाम सामने आ गया है। डिंपल यादव देखिए चुनाव लड़ेंगी मैनपुरी सीट से, जो कि लगातार समाजवादी पार्टी का 1996 के बाद से ही गढ़ है। और इस बीच किस तरीके से अब बीजेपी मंथन करती है ये देखना होगा। और चलिए, हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। ब्रिजेश जी, देखिए तमाम समीकरण हैं और बीजेपी सब पर नजर रख रही है। यादव वोट बैंक को छोड़कर जो अलग जातियां हैं उन जातियों की गोलबंदी करने में लगातार बीजेपी जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि शाक्य समाज से प्रत्याशी उतार सकती है। क्या कुछ इसके पीछे का समीकरण रहेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम मैनपुरी लोकसभा सीट की बात करें तो मैनपुरी लोकसभा सीट में अगर जातीय समीकरणों की बात करें तो उसमें शाक्य बिरादरी एक बड़ा वोट बैंक है। और यही वजह है कि पिछली बार भी देखिए 2014 के बाद बीजेपी ने अपने प्लान ऑफ स्ट्रेटजी में चेंज किया है। जिस तरीके से बीजेपी ने गैर यादव ओबीसी तबके को अपने कब्जे में करने की वो तमाम कवायद की है और उसमें बीजेपी सफल भी हुई है। और सबसे बड़ी बात ये, चूंकि मैनपुरी मुलायम सिंह यादव या फिर अखिलेश यादव या फिर यादव परिवार का गढ़ रहा है, यादवों का एक बड़ा वोट बैंक भी मैनपुरी के साथ जुड़ा है। और इसीलिए चाहे वो करहल विधानसभा हो या मैनपुरी समाजवादी पार्टी की सुरक्षित सीट मानी जाती है। लेकिन इस बीच में अगर यादव बिरादरी को आप छोड़ दें तो जो दूसरा बड़ा तबका है वो शाक्य बिरादरी का है। और यही वजह है कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी मुलायम सिंह यादव के खिलाफ भी शाक्य प्रत्याशी ही बीजेपी ने उतारा था। और इस बार भी अब कुछ उसी तरह की स्ट्रेटजी पर बात हो रही है, इसी तरह की स्ट्रेटजी पर मंथन हो रही है। यूं तो कल अपर्णा यादव की भूपेंद्र चौधरी के साथ मुलाकात खासी सुर्खियों में रही कि क्या जो है अपर्णा यादव को बीजेपी प्रत्याशी बना सकती है। लेकिन जो बीजेपी के इंटरनल सोर्सेस बता रहे हैं, बीजेपी शाक्य बिरादरी के किसी प्रत्याशी पर अपना दांव लगाएगी। इसमें कई नाम हैं जो नाम इस समय चर्चा में है। प्रेम सिंह शाक्य, रघुराज सिंह शाक्य और ममतेश शाक्य, ये जो तीन ऐसे नाम हैं जिनको लेकर के लगातार चर्चा हो रही है कि क्या इन तीनों में से कोई एक प्रत्याशी बनाया जा सकता है जो डिंपल यादव के खिलाफ खड़ा होगा। तो ये अपने आप में एक स्ट्रेटजी है। सबसे बड़ी बात है, बीजेपी यूं तो अपर्णा यादव को उतार सकती थी, लेकिन दो चीजें हैं। संभवतः अपर्णा यादव खुद नहीं चाहती हैं कि वो इस वक्त परिवार के पीछे रार बढ़े और डिंपल के मुकाबले वो खड़ी हों। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, यादव वोट बैंक नेचुरली माना जाता है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ है। ऐसे में अगर कोई यादव कैंडिडेट बीजेपी उतारती है तो इससे उसका राजनीतिक नुकसान हो सकता है। इसीलिए अब शाक्य बिरादरी पर बीजेपी दांव लगाने का जो नीति है उस पर आगे चल रही है। और इसे लेकर के अब अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या प्रेम सिंह शाक्य को दोबारा मौका दिया जा सकता है या रघुराज सिंह शाक्य पर लगाया जा सकता है। ये सबसे बड़ी बात यह है, यादव लैंड में शाक्य जो प्रत्याशी को उतार कर बीजेपी एक बड़ा दांव खेलने जा रही है। घोषणा एक दो दिन में होगी, लेकिन जो अटकलें हैं वो यही है कि जातीय समीकरणों को अगर साधना है तो उसके लिए जरूरी है बीजेपी को कि बीजेपी कोई ऐसी बिरादरी को काटे जो ओबीसी तबका भी हो और एक बड़ा वोट बैंक हो। ऐसे में शाक्य एक उसमें जो है शाक्य बिरादरी पर एक बड़ा दांव बीजेपी खेल सकती है। बिल्कुल। और देखिए ब्रजेश जी, किस तरीके से जब शाक्य और ब्राह्मणों ने साथ छोड़ दिया था समाजवादी पार्टी का, तो समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ी थी और इस बात को कहीं ना कहीं बीजेपी एनालाइज कर पा रही है और इसी के लिए मंथन में वक्त ले रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से डिंपल यादव को मैदान में किया गया है, बावजूद इसके बीजेपी अभी समय लेना चाहती है ताकि जो तमाम समीकरण है उनको साधते हुए वो फूक फूक कर कदम अपना आगे बढ़ाए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक वक्त था जो समाजवादी पार्टी का अपराजय गढ़ इसीलिए कहा जाता है मैनपुरी को, क्योंकि वहां पर चाहे ओबीसी तबका हो या
ये चाहे शाक्त हो चाहे यादव हो, वो सभी बिरादरी कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव के साथ खड़े हो जाते रहे या फिर सैफई परिवार के साथ खड़े हो जाते रहे। लेकिन अब चूंकि मुलायम सिंह यादव नहीं है, ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती है कि अब उस बड़े तबके को समाजवादी पार्टी से काटा जाए, और इसी के लिए अब जो बीजेपी ने अब शाक्त प्रत्याशी पर जो है दांव चला है। सबसे बड़ी बात यह कि प्रेम सिंह साक उसमें सबसे पहला नाम है जिस पर बीजेपी दांव लगा सकती है, क्योंकि इससे पहले भी प्रेम सिंह साक को जो है मुलायम सिंह यादव के खिलाफ जो है उतारा गया था जो है, और उस वक्त भी अगर देखा जाए तो अगर वोट के लिहाज से देखा जाए तो उस वक्त प्रेम सिंह साक जो है लगभग 44% वोट लेकर के जो है वो आए भी थे, तो एक कड़ी टक्कर मुलायम सिंह यादव को दिया था। 8-9% का डिफरेंस था मुलायम सिंह यादव प्रेम सिंह साक के बीच में। ऐसे में इस बार फिर प्रेम सिंह साक पर बीजेपी दांव लगा सकती है, क्योंकि ये उपचुनाव है। उपचुनाव के साथ अब उस तरह का जातीय तिलिस्म जो मुलायम सिंह के साथ जुड़ा था, जो सिंपैथी मुलायम सिंह के साथ जुड़ी थी, वो कहीं ना कहीं नहीं है। हाँ, सपा चाहेगी कि उसे सिंपैथी वोट बैंक मिले, क्योंकि मुलायम सिंह के निधन के बाद अब वो पूरा जो है क्षेत्र जो है मुलायम सिंह को डेडिकेट करना चाहेगा। जो सपा चाहती है कि वो डेडिकेशन का वोट पूरा सपा को मिले, लेकिन बीजेपी उसी में सेंधमारी करना चाहती है, और उसी सेंधमारी का एक बड़ा जो स्ट्रेटजी का पॉइंट है वो है शाक्त जाति से प्रत्याशी को उतारना। बिल्कुल। और देखिए बीजेपी लगातार इसी की प्लानिंग में लगातार लगी हुई है कि किस तरीके से शाक्य समाज के प्रत्याशी को मैदान में उतारा जा सके। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी आपका तमाम इस पूरे डिटेल एनालिसिस के लिए आपका। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता नदीम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नदीम, देखिए मैनपुरी में किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को मैदान में उतारा है, लेकिन बीजेपी अभी वक्त ले रही है और ये बात निकलकर सामने आई है कि बीजेपी शाक्य समाज से प्रत्याशी मैदान में उतार सकती है। फिलहाल मैनपुरी से कैसी अटकलें आपको मिल रही हैं? अगर मैनपुरी की अटकलों की बात की जाए तो मैनपुरी के कई बीजेपी के कद्दावर नेता, कई पूर्व मंत्री मैनपुरी में डेरा जमाए हुए हैं। पिछले 3 दिनों से मैनपुरी में बीजेपी के बड़े लीडर अपना डेरा जमाए हुए हैं, जिसमें कुछ लीडरों ने अपने पर्टिकुलर नाम से नामांकन पत्र भी खरीद लिया है। ये ताजा अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें सबसे पहला नाम आ रहा है, ये पूर्व मंत्री हैं सतीश पाल, जो पूरब से बिलोंग करते हैं और पूरब से ये विधायक रहे हैं, वहीं से ये मंत्री भी रहे हैं। इन्होंने अपना दावा किया है क्योंकि मैनपुरी में सबसे ज्यादा जो वोट बैंक है वो यादवों की है, उसके बाद में दूसरे नंबर पे जो वोट बैंक है वो शाक्य लोगों की है, उसके बाद में पाल और गड़रिया लोग आते हैं। तो वो अपनी जात के अकॉर्डिंग वो अपने हिसाब से वो कह रहे हैं कि मेरा मानना है कि मैं अगर कैंडिडेट हूँ या मेरे कैंडिडेट मुझको माना जाए तो मैं सबसे बड़ा इफेक्ट डाल सकता हूँ। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी अभी जो मंथन कर रही है उस मंथन का दौर लगातार जारी है, उसमें अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। हालांकि प्रेम सिंह साक ने मुलायम सिंह के सामने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा था और सिर्फ 92,000 के अप्रोक्स वो चुनाव हारे थे और मुलायम सिंह यादव 92,000 वोटों से जीते थे। हालांकि इस बात को कोई झुटला नहीं सकता है कि मैनपुरी से 3 नाम चल रहे हैं, 4 नाम, प्रेम सिंह शाक, ममतेज शाक, रघुराज सिंह शाक और एक तृप्ति शाक। लेकिन एक चौथा नाम, 5वां नाम आ रहा, वो सतीश पाल, जो मैनपुरी में ऑलरेडी एक पूर्व कैबिनेट मंत्री भी हैं और वो मैनपुरी में डेरा जमाए हुए भी हैं। इस समय अगर आप चाहो तो मैं उनको भी जुड़वा सकता हूँ, उनसे ही बात हो सकती है। लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि बीजेपी जो मंथन कर रही है उसको लेकर वो किस पर फैसला लेगी, क्योंकि यहाँ पर जो यादव बेल्ट है, मुलायम सिंह का जो नाम है, मैनपुरी मुलायम सिंह का गढ़ कहा जाता है, उस गढ़ को समाजवादी पार्टी किसी तरीके से खोना नहीं चाहती है। तो इस कुल मिलाकर ये अभी कहना कुछ जल्दबाजी होगा, क्योंकि बीजेपी बहुत सिस्टमेटिक तरीके से अपने अनाउंसमेंट करती है और जो कैंडिडेट डिक्लेयर करती है उसके लिए काफी विचार विमर्श, मंथन, अध्ययन गहन करने के बाद में करती है। हालांकि अभी प्रेम सिंह शाक से जब मेरी बात हुई है तो प्रेम सिंह शाक का साफ कहना है कि अभी मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन किसी तरीके की नहीं है, ऊपर क्या चल रहा है उस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है। हालांकि मैनपुरी में बीजेपी ने आज कलेक्ट्रेट पे सब किसी को बिना बताए 3 गाड़ियों से आज जो सूत्र मेरे कह रहे हैं उन्होंने आज नामांकन पत्र भी खरीदा गया है। हालांकि अभी इस चीज की ऑथेंटिक पुष्टि नहीं हो पा रही है क्योंकि ये केवल सूत्रों के आधार पर चल रहा है, क्योंकि बीजेपी के पूर्व विधायक, बीजेपी के वर्तमान जिलाध्यक्ष और बीजेपी की एक बड़ी राजनीतिक दल के लोग जो कलेक्ट्रेट परिसर पे आए थे कचहरी सभागार में, जो जिलाधिकारी कच्चे पास से, उन्होंने नामांकन पत्र भी खरीदा है। हालांकि अब नामांकन पत्र किस नाम से खरीदा है
ये नाम वो कब जुड़ेगा इस पे अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। हालांकि जिस हिसाब से जो और बीजेपी के लोग हैं जो नामांकन पत्र खरीद रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सबसे पहला दावा मेरा होता है, और मेरी कई पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोगों से बात भी हुई है। उनके अकॉर्डिंग मुझे सबसे सफिशिएंट उम्मीदवार माना जा रहा था, इसीलिए मुझको आश्वासन दिया था, इसीलिए मैं अपना घर छोड़कर मैनपुरी में पड़ा हूँ और मैं नामांकन पत्र खरीद रहा हूँ। और उसके बाद में नामांकन पत्र खरीदने के बाद में जैसी दिशा निर्देश मिलता है, मैं अपने नामांकन पत्र को सभी दलों के साथ में जाकर सबमिट करूंगा। और फिलहाल वो अभी अपने मैं समाज के लोगों से, अपने पार्टी के लोगों से जगह जगह जाकर मीटिंगें कर रहे हैं, पंचायतें कर रहे हैं, राजी कर रहे हैं, मना रहे हैं। हालांकि अभी ये सब उनसे चल रहा है, लेकिन अभी समाजवादी पार्टी भी अपनी तरफ से कुछ अभी बयान जारी नहीं कर रही, क्योंकि बिल्कुल। देखिए समाजवादी पार्टी नदीम, मैनपुरी जो सीट है बीजेपी के लिए चुनौती भी है, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी का ये गढ़ रही है, और ऐसे में नेताजी के निधन के बाद तो और उन्होंने डिम्पल यादव को मैदान में उतारा गया है, तो कहीं ना कहीं एक सिंपैथेटिक व्यू भी रहेगा उनके साइड से। लेकिन इसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बीजेपी लगातार जातिगत समीकरण तो साध रही है, लेकिन इसी के साथ अगर मैं जितने प्रत्याशियों के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं उनके अनुभव की बात करूं, वो कितने जिताऊ कैंडिडेट रहे हैं इसकी बात करूं, तो किसका नाम सबसे ज्यादा रेस में आगे बना हुआ है? देखिए, अगर जिताऊ कैंडिडेट की बात की जाए या रेस में जो सबसे आगे नाम चलने की बात की जाए, तो रेस में सबसे आगे नाम जो चल रहा है, जो अनुभवी और जिताऊ कैंडिडेट है और जो ऑलरेडी पहले से पूर्व सांसद रह चुके हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं, वो सबसे बड़ा नाम रघुराज सिंह शाक्य का नाम निकल जा रहा है। हालांकि रघुराज सिंह शाक्य के नाम की अभी ऑथेंटिक कोई पुष्टि नहीं हो पा रही है, क्योंकि अभी शीर्ष नेतृत्व और बीजेपी की आला कमान अभी उस चीज को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, उसको फाइनल नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए उसका भी इंतजार किया जा रहा है। हालांकि जो सबसे मजबूत नाम की अगर बात की जाए, सबसे मजबूत नाम जो है वो रघुराज सिंह शाक्य का नचल के आ रहा है। बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से लगातार महत्वपूर्ण समीकरणों को बांधते हुए बीजेपी आगे बढ़ रही है। लेकिन नदीम, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर रहते हैं मैनपुरी की, क्योंकि जनता देखिए मायने रखती है, और इस दौरान क्या कुछ रिएक्शंस आपको मिलते हैं? क्योंकि धरती पुत्र के जाने के बाद से ही वहां पर भी एक शोक की लहर साफ देखने को वहां पर मिली थी, हर कोई दुखी था, और इसके बाद जब वहां पर उपचुनाव हो रहा है तो क्या मन है वहां की जनता का? के मन की बात की जाए तो मैनपुरी जनता का मन साफ है कि मैं यहाँ के लोग, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वांटिटी आती है मतदाताओं की वो यादवों की है, और यादवों में भी कई लोग सेंधमारी में लगे हुए हैं। यादव की सेंधमारी में यादव ही लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात, यादव वोट बैंक की सेंधमारी में यादव ही लगे हुए हैं। ये बीजेपी समाजवादी पार्टी के लिए सबसे माइनस पॉइंट है, और उसको बीजेपी किसी तरीके से कैश करना चाहती है, उसमें कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि दूसरे नंबर पे शाक्त मतदाता आते हैं, तो उस हिसाब से वो अपने सिस्टम को सेट करते हुए वो शाक्त कैंडिडेट को घोषित करना चाहती है, जिससे कि उनका जो यादव वोट, जो यादव को डिस्टर्ब कर रहा है वो यादव वोट, और जो दूसरे नंबर का शाक्त वोट, और अदर में जो वोट लगे हुए हैं जैसे पाल है, धोबी है, कश्यप है, नाई है, मल्ला है, इस टाइप की जो और जातियां हैं अगली पिछड़ी, तो उनको भी वो साधने की कोशिश कर रही हैं। अगर मैनपुरी की जनता की बात की जाए, मैनपुरी के मूल वोटरों की बात की जाए, तो मैनपुरी के मूल वोटरों की बात अगर देखी जाए तो उनका कहना तो खुली जुबान से कि समाजवादी पार्टी का नाम लेते हैं, क्योंकि मुलायम सिंह का गढ़ है, उसको मैं बरकरार रखना चाहूंगा। लेकिन अंदर खाने में से जो निकल के जो आ रहे हैं, जो सूत्र कहते हैं, वो ये कहते हैं कि एक लहर है, और मोदी जी का कहीं ना कहीं या योगी जी का प्रदेश में कहीं ना कहीं बिल्कुल। तो देखिए लगातार जनता का भी कहीं ना कहीं उपचुनाव के मूड में भी जनता नजर आ रही है। ठीक है नदीम, आप बने रहिए हमारे साथ। लगातार हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, देखिए मैनपुरी हो चाहे फिर रामपुर का चुनाव हो या खतौली का हो, बहुत ही ज्यादा अहम है, और भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव के लिए एक्टिव रहती है। लेकिन जो मंथन में वक्त लग रहा है वो खुद में बयां कर रहा है कि बीजेपी इसको चैलेंज ले रही है, क्योंकि वाकई शुरू से ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। ब्रजेश जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल। देखिए, आप अगर हम उपचुनाव की बात करें तो उपचुनाव सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो उससे अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा, महज 1 साल 1.5 साल का वक्त बचा है जब आपका लोकसभा चुनाव होना है। ऐसे में ये कहीं ना कहीं आपके लिए परसेप्शन क्रिएट करने वाले हो सकते हैं। इसीलिए चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर जो है बीजेपी,
दोनों उसको पूरी गंभीरता के साथ ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 सीटें हैं, आप देखिए, चाहे आपकी खतौली की सीट हो, क्योंकि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक प्रयोगशाला, हमेशा पश्चिम की सियासत उत्तर प्रदेश में एक प्रयोगशाला के तौर पर रही है। वो समीकरण तय करती रही है, वो कहीं ना कहीं जो है आपका एक तरह से जब परसेप्शन क्रिएट करती रही है, नैरेटिव सेट करती रही है। इसीलिए पश्चिम में खतौली सीट को जीतने के लिए भी बीजेपी ने अपनी पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग की है। इसके साथ ही जो मैनपुरी का बड़ा फैक्टर है, मैनपुरी में इसलिए क्योंकि वो वहां पर लोकसभा का उपचुनाव है और वहां जो एजेंडा है वो 2024 के लिए सीधे तौर पर काम करेगा। जो चेहरा होगा वो 2024 को इफेक्ट करेगा। तो ऐसे में उस सीट को जीतना, बीजेपी ने अपना स्टेक लगा दिया है उसमें। और दूसरी सबसे अहम बात यह है, वो मुलायम सिंह यादव का गढ़ रहा है, वो समाजवादियों का गढ़ कहा जाता है। अगर आप उस गढ़ को भेद पाए तो आप ये मैसेज दे सकते हो कि देखिए, आपको मैनपुरी जीतना मुश्किल नहीं है हमारे लिए आजमगढ़ जीतना मुश्किल नहीं है, हमारे लिए रामपुर जीतना मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हर तरफ बीजेपी अपना परचम लहरा रही, तो ये मैसेज दे सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, अगर मैनपुरी सीट बीजेपी लॉस करती है, तो जाहिर तौर पर समाजवादी साइकोलॉजिकल बेनिफिट पर रहेगी। इसीलिए बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकी और प्रत्याशी के नाम का ऐलान अभी तक ना हो पाना, उसके पीछे की कहीं ना कहीं वजह यह है कि बीजेपी फूक फूक कर कदम रखना चाह रही। बीजेपी हर एक तरीके से खोज रही है। अगर कास्टिज्म फैक्टर को हिसाब से देखा जाए तो यादव वोट बैंक अगर जो है सपा के साथ एकमुश्त हो जाता है, तो उसके सिवा कौन सा वोट बैंक है जिसको बीजेपी अपने साथ काट सकती है? तो बीजेपी ओबीसी के उस बड़े तबके को अपने साथ काटने में लगी है। वो फिर चाहे जो है, अगर बात करें जो है शाक्य बिरादरी की हो या फिर पुराने जो दूसरे जो है गैर यादव बिरादरी के जो दूसरे अन्य जो है जातियां हैं, उनको साधने में लगी है। सवर्णों को साथ तो सवर्णों को अपने साथ तो ले ही रही है, लेकिन जो ओबीसी का बड़ा तबका है जिसको काट रही है। इसके साथ ही यहाँ पर मायावती का भी एक फैक्टर बेहद अहम होने जा रहा है। बीएसपी का जो दलित वोट बैंक है वो किस तरफ शिफ्ट होगा, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। अब 2019 के अगर चुनाव की बात करें, 2019 के चुनाव में जो है बसपा और जो है सपा ने दोनों ने चुनाव एक साथ मिल करके लड़ा था। इस तरीके से फैक्टर के हिसाब से अगर देखा जाए, और उस वक्त भी बहुत प्रेम सिंह साग से जो है 44% वोट लेकर के वो नंबर 2 की पोजीशन पे थे। उन्होंने मजबूत फाइट मुलायम सिंह यादव को दिया था जब सपा और बसपा एक साथ थे। बिल्कुल। और देखिए बेहद ही दिलचस्प ये पूरा चुनाव बना हुआ है और बीएसपी का वोट वाकई किसको जाता है ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी आपका तमाम जानकारी के लिए। अब लोग करते हैं कानपुर से अगली बड़ी खबर का, जहां गैस लीक होने की वजह से जहरीली गैस की चपेट में आने की वजह से 3 मजदूरों की मौत हो गई है। टैंक को साफ करने उतरे थे तीनों मजदूर, जिस दौरान उनकी मौत हो गई है। तो वहीं जाजमऊ की शीलामार टेनरी में यह हादसा हुआ है। मजदूरों को अस्पताल लेकर आया युवक मौके से भागा है। मजदूरों के शव हैलेट अस्पताल में छोड़कर युवक भाग गया। मजदूरों के मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया है। परिजनों ने सड़क जाम कर मुआवजे की मांग की है। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद समझा बुझाकर किसी तरीके से इस पूरे मामले को शांत कराया है। तो देखिए कानपुर से ये पूरी खबर है, जहां जहरीली गैस की चपेट में आने से 3 मजदूरों की मौत हो गई और इसके बाद परिजन जमकर हंगामा कर रहे हैं। सड़क जाम कर दी गई है और सड़क जाम कर मुआवजे की मांग की जा रही है परिजनों की तरफ से। तो वहीं पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर किसी तरीके से इस पूरे मामले को शांत कराया है। तो जाजमऊ की शीलामार टेनरी में यह हादसा हुआ है, जहां मजदूरों को अस्पताल लेकर आया युवक मौके से भाग गया। मजदूरों के शव हैलेट अस्पताल में छोड़कर युवक भाग गया है। मजदूरों के मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया है। तो परिजनों ने सड़क जाम कर दी है और मुआवजे की मांग लगातार परिजन कर रहे हैं। पुलिस ने फिलहाल कड़ी मशक्कत के बाद समझा बुझाकर शांत कराया है इस पूरे मामले को। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता राम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम जी, देखिए इस पूरे मामले में 3 मजदूरों की मौत हुई है, लगातार परिजन हंगामा कर रहे हैं। किस तरीके से पुलिस कंट्रोल कर रही है, क्या इस मामले में आगे हो रहा है? जी मैं आपको बता दूं, पूरा मामला जाजमऊ थाना क्षेत्र का है, जहां पर सैकड़ों ऐसी टैंकरें हैं जिनका दूषित पानी जो है गंगा में गिरता है। इसके साथ ही वहाँ गंदगी फैली रहती है, जिसको लेकर के एक क्षेत्र वहाँ पर जहाँ पर काफी गंदगी फैली थी, उसको साफ करने के लिए एक ट्रेनिंग मालिक ने एसआर ट्रेनिंग कंपनी के जो कंपनी का मालिक है, उन्होंने 3 मजदूरों को नाला सफाई के लिए नीचे उतार दिया। लेकिन वहाँ जहरीली गैस छोड़ने की वजह से तीनों की हालत खराब हो जाती है, उनकी तबीयत खराब होती है। उनको बाहर निकाला किसी तरीके से और इलाज के लिए अस्पताल भेजते, जहाँ पर तीनों को मृत घोषित कर दिया था, जिसको लेकर परिवार के लोग जो थे या आसपास के जो लोग थे
उनमें एक आक्रोश था उस टेंडरी को लेकर, क्योंकि अक्सर वहाँ टेंडरी को लेकर, जहरीली गैस को लेकर अक्सर कोई ना कोई शिकार होता है, जिसको लेकर जब पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम के बाद परिवार के लोग मुआवजे की मांग करने लगे, लेकिन उन्हें कोई भी संतुष्ट उनका जवाब नहीं मिल रहा था जिससे कि उनको मुआवजा मिलेगा, जिसको लेकर परिवार के लोग आक्रोशित होकर परिजनों ने इलाकाई लोग साथ मिलकर के जो तीनों सौ इनका पोस्टमार्टम हुआ उनको सड़क पर रखकर हंगामा करने लगे, नाराजगी जताई और हंगामा करने, जिसके बाद स्वरूप नगर थाने की पुलिस मौके पहुंचती है, आसपास के थाने की फोर्स पहुंचता है और लोगों को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन उनको अंततः मुआवजा मिलने का आश्वासन दिया गया है कि उनका जो मुआवजा उनको दिलाया जाएगा, जिसके बाद परिवार के लोग शांत हुए और शवों को पोस्टमार्टम में भेजा गया। लेकिन मुआवजे की जो रकम वो फिलहाल अभी उनको नहीं मिली है, लेकिन सिर्फ आश्वासन, पुलिस को जो आश्वासन मिला है, जो टेंडरी मालिक के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है, उसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से कार्रवाई की जाती है, दोषियों का कैसे पता लगाया जाता है, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया राम जी आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।